हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ जो कि है टॉपिक आपका टॉर्क। टॉर्क को बेसिकली आप मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। ओके, तो फोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो आपने इससे पहले ऑलरेडी पढ़ लिया है न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ में क्या पढ़ा था कि कोई भी आपका जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप कोई फोर्स लगाते हैं तो वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है ना। ये जो हमारा जो फोर्स है बस क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन आपने पढ़ा था, एक लीनियर मोशन की हम लोग बात कर रहे थे ना। तो फोर्स की वजह से क्या हो, बॉडी में आता है एक एक्सेलरेशन, और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी आप जब किसी बॉडी को फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होता है ना। उस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो भी क्या होता है, हमारा फोर्स की वजह से मूव करता है। यानी अगर किसी बॉडी को मूव करना है तो फोर्स लगाना होता है, फोर्स की वजह से क्या होता है, उसका सेंटर ऑफ मास भी हमारा मूव होता है। ठीक है, तो ये तो हमारी बात थी किसकी, ट्रांसलेटरी मोशन की, ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, बट अभी हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे टॉर्क के बारे में। टॉर्क की वजह से क्या होता है, बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जब रोटेशन की बात करेंगे, देखो ट्रांसलेटरी मोशन हम लोगों ने क्या समझा कि फोर्स की वजह से क्या होता है, किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास भी क्या करता है, हमारा मूव होता है। ठीक है, अगर किसी बॉडी पे हमारा कोई फोर्स लगता है तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इट इज अ पॉइंट इन अ बॉडी वेयर होल मास इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। सेंटर ऑफ मास मतलब क्या होता है, जहां पे हम क्या, बॉडी को कोई ऐसा पॉइंट होता है जहां पे हम पूरे होल मास इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड, है ना, जहां पे हम पूरे के पूरे मास को कंसंट्रेटेड मान के चलते हैं, सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। तो ये हमारा सेंटर ऑफ मास। तो यानी कि फोर्स लगाने से सेंटर ऑफ मास आपका मूव होता है। अब हम लेते हैं एक एग्जांपल। बेसिकली अभी आपके हेड पे एक सीलिंग फैन होगा, पंखा होगा, फैन। ठीक है, फैन में आपके पास क्या होता है, 3 ब्लेड्स होते हैं इस तरीके से। ओके, ये 3 ब्लेड्स हमारे पास इस तरीके से होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इन ब्लेड्स की बात करें हम लोग यहाँ पे, ये हमारे पास क्या सीलिंग से इस तरीके से यहाँ पे लटका हुआ है। ठीक है, अब बेटा ये जो फैन हमारे पास ये रोटेट हो रहा होता है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर ऑफ मास तो उसी जगह पे, इसका जो फैन का जो सेंटर ऑफ मास है वो होता है रेस्ट पे। और ये पूरा का पूरा फैन आपका क्या होता है, इस एक्सिस के अलावा रोटेट हो रहा होता है। यहाँ पे क्या है, एक सर्कुलर मोशन आ गया, और यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है किसका, इस पूरी बॉडी का एक पॉइंट के अलावा। ओके, बट इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, रेस्ट पे। तो अभी आपने पहले पढ़ा है काइनेमेटिक्स में, ट्रांसलेटरी मोशन की जब बात करते हैं कि फोर्स लगाने पे किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास मूव करता है। अब बॉडी जब रेस्ट पे होगी तो फोर्स भी क्या होगा, हमारा 0 होगा। यानी कि अगर सेंटर ऑफ मास हमारा यहाँ पे रेस्ट पे है, बस यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स होगा, जो भी हमारे पास यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगेगा वो क्या होगा, हमारे पास होगा 0। जब बॉडी हमारे मोशन कब होता है, जब फोर्स लग रहा है। अब जब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास इसका रेस्ट पे, इसका मतलब फोर्स नहीं लग रहा है इसके ऊपर, यानी कि यहाँ पे नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हमारा 0 है। तो इस फैन को रोटेट किसने किया, अब देखो रोटेशन में हमारे पास यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा था ट्रांसलेटरी मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन, बट यहाँ जब रोटेशन की बात आएगी तो यहाँ पे हमारा हो जाता है ये एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कुछ तो ऐसा है जिसने इस फैन को रोटेट किया, यानी एक फोर्स ऐसा है जिसने इस फैन को रोटेट किया। ठीक है, वही जो फोर्स है, ऐसा फोर्स जो इस फैन को रोटेट कर रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क क्या है हमारे पास, जिस फोर्स की वजह से कोई बॉडी हमारी क्या होती है, किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट होना स्टार्ट हो जाती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। तो व्हाट इज टॉर्क, अ फोर्स व्हिच कॉज, इट इज अ फोर्स which cause turning या rotation, which cause rotation in a body, जो किसी बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस करता है। ओके, इसलिए हम इसे मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। टॉर्क की वजह से बॉडी हमारे पास क्या होती है, हमारी रोटेशन में रहती है। ठीक है, इसके अलावा और एग्जांपल ये करते हैं, सिंपल से हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास, मैं सिंपली बात कर रहा हूँ, कोई हमारे पास कोई नेल है, कील है। ठीक है, कील आपको मैंने दिया, यहाँ पे एक कील हमने लिया है, और आपके पास एक हैमर है, मैंने आपको एक हैमर दिया। अब इस हैमर से आप क्या करेंगे, इस कील को क्या करेंगे, आप किसी भी बॉल में आप इसे पुश कर सकते हैं, इसे ठोक सकते हैं ना,
इस कील को ठोकने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे? हथौड़े का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बट अभी मैंने आपको दे दिया एक स्क्रू दे दिया, अब मैं आपको दे दिया एक पेंच, ठीक है। अब आपको मैंने क्या दे दिया? पेंच दे दिया। अब क्या आप हथौड़े से ठोक पाओगे? हथौड़े से आप ठोकोगे तो हमारा मुड़ जाएगा। पेंच के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्क्रू ड्राइवर, है ना। पेंच के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? स्क्रू ड्राइवर का, है ना। स्क्रू ड्राइवर से हम क्या करते हैं? इसको रोटेट कर करके इसको टाइट कर देते हैं, और इसको बाहर निकालना भी होता है तो क्या करते हैं? इसको रोटेट करके निकालते हैं, ठीक है। तो इसको अंदर इसको दीवार के अंदर डालने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ा? स्क्रू ड्राइवर का। और हमने इसको किस तरीके से डाला? हमने इसको रोटेट करके। जब तक कील ठोकने की बात है, जब हमने कील में क्या लगाया? हमने हैमर यूज किया, हथौड़ा हमने लगाया, हथौड़े से हमने सीधा फोर्स लगाया। तो देखो फोर्स की वजह से क्या हुआ? जो कील है हमारी वो सीधी सीधी अंदर गई, ठीक है। बट इस पेज को दीवार के अंदर डालने के लिए आपको कुछ रोटेट करना पड़ा, तो फोर्स दोनों केस में लग रहा है। बट इस केस में हमारा फोर्स हमारा एक्सटर्नल फोर्स होता है, इस केस में हमारा क्या होता है? टॉर्क। वो जो फोर्स होता है हमारा वो टॉर्क की फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। तो जहां भी फोर्स आपका रोटेशन प्रोड्यूस कर देता है, उस फोर्स को हम कह देते हैं टॉर्क, ठीक है। इसके अलावा और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका डोर है, ठीक है। अब कमरे का दरवाजा हमारे पास है, तो जब आप डोर को ओपन करते हैं, ओपन या क्लोज करते हैं, ठीक है, तो डोर की हम बात करें सीधा, डोर का आपका जो हैंडल होता है वो इस जगह पे होता है ना, आपके इस एंड पे होता है। तो जब आप इसे गेट को आप जब खोल रहे होते हो तो ये रोटेट होता है। यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से क्या लगे होते हैं? आपस कुछ कब्जे से लगे होते हैं ना, तो ये डोर हमारा रोटेट होता है। तो ये जो है हमारे पास एक एक्सिस है, इस एक्सिस के अलॉन्ग डोर हमारा क्या होता है? रोटेट होता है। तो इस दरवाजे को खोलने के लिए, बंद करने के लिए हम जो फोर्स लगाते हैं, फोर्स नहीं हो क्या? हमारा टॉर्क है, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये जो टॉर्क है, ये टॉर्क डिपेंड किस पे करता है, ठीक है। ये डिपेंड किस पे करता है, इसको हम समझते हैं। टॉर्क कब लगेगा, कितना लगेगा, किस तरीके से ज्यादा इफेक्टिव होगा, उन सब के लिए जो हम डोर के एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अभी ये जो हैंडल होता है, अगर ये हैंडल हमारा इस मिड में होता है, इस जगह पे होता है, ठीक है, आप ये घर पे भी कर सकते हो। आप अपने दरवाजे को ना एक बार साइड से पुल करो, ठीक है, या साइड से आप जब पुश करके देखो, एक मिड से देखो, तो आपको कब ज्यादा आपको एफर्ट करना पड़ेगा? दरवाजे को खोलने में ज्यादा मेहनत कब लगेगी आपकी? जब आप बीच में से खोलोगे, है ना। यहाँ पे क्या है, आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो ये जो डोर के जो हैंडल्स होते हैं हमेशा एंड पॉइंट पे ही होते हैं। क्यों होते हैं एंड पॉइंट पे? ओके, इसका मतलब क्या है? हमारे पास कुछ एक डिस्टेंस है, आपने फोर्स इस जगह पे लगाया, इस फोर्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या डिस्टेंस है? डिस्टेंस जितना ज्यादा होता है हमारे पास, फोर्स हमारा टॉर्क है, वो टॉर्क भी क्या, जो रोटेशन है वो भी इजीली हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास एक डिस्टेंस पे डिपेंड करता है हमारा क्या? टॉर्क, है ना। तो टॉर्क को जब आप कैलकुलेट करते हो, तो टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल हमारे पास क्या है? फॉर्मूला जो है, वो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फोर्स। टॉर्क का सिंबल होता है टाउ, ये ग्रीक लेटर हमारे पास है टाउ, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। फोर्स हमारे पास क्या है जो आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और आर हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस एक्सिस ऑफ रोटेशन की, जहां पे आप फोर्स लगा रहे हैं ना। आपने दरवाजा लिया इस तरीके से, आपका यहाँ पे हैंडल था, आपने यहाँ फोर्स लगाया, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये हमारा डिस्टेंस हमारा ये है आर, ठीक है। तो आर क्रॉस एफ हमारे पास ये फॉर्मूला होता है किसी भी टॉर्क को कैलकुलेट करने का, ओके। तो अगर मैं इसको वेक्टर यहाँ पे साइन हटाता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा फॉर्मूला? ये आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा। मतलब टॉर्क हमारी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन कौन देगा? तो इसकी डायरेक्शन के लिए आप एक एन कैप हम यूज कर लेते हैं। ये जो एन कैप है हमारे पास, ये एन कैप क्या है हमारे पास? ये एन कैप यूनिट वेक्टर है जो इस टॉर्क की डायरेक्शन को बताता है। ये जो एन कैप है हमारा टॉर्क की ही डायरेक्शन में होता है हमारे पास, ठीक है। तो टॉर्क को हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं? इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है? राइट हैंड थंब रूल भी है। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, स्क्रू रूल। अब ये पूरा है स्क्रू एग्जांपल में, जिसे स्क्रू कहते हैं ना, पेज। तो राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल की हेल्प से आप जो है टॉर्क की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं, ओके। किस तरीके से? देखो अभी ये जो हमारे पास पेंच होता है, आपने देखा होगा पेंच में इस तरीके से ना, हमारे कुछ इस तरीके से कुछ खाने बने होते हैं ऐसे ना, इस तरीके से हमारे पास क्या पेंच में कुछ जगह होती है इस तरीके से। इनके बीच में हम क्या करते हैं? स्क्रू ड्राइवर को हम
प्लेस करते हैं और यहाँ पे हम इसको रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये जो पेज है, ठीक है, इस पेज की जो लेंथ है ये हमारे पास आर है, क्या हमारे पास आर है, ठीक है। और आप जो फोर्स लगा रहे हैं हमारे पास, देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब मुझे इसको पेज को करना क्या है, इसको अंदर इंसर्ट करना है, मुझे किसी पेज को किसी दीवार में किसी बोर्ड में फिट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर लिया, इस तरीके से लगाया और मैं इसको रोटेट करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ इस तरीके से, देखो हमारा जो थंब है वो थंब कहाँ जा रहा है, वो थंब हमारा इनवर्ड डायरेक्शन में। तो जब मैं इसको रोटेट करूंगा क्लॉकवाइज, जब मैं इसको रोटेट कैसे करूंगा, इस तरीके से, घड़ी की तरीके से ना, जिस तरीके घड़ी चलती है ना क्लॉकवाइज, तो घड़ी की दिशा में जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो हमारा अंगूठा अंदर तरफ जा रहा है, तो यानी जो पेंच होगी क्या हमारा होगा, इनवर्ड जाएगा, यानी दीवार के अंदर जाएगा। इसकी जो डायरेक्शन होगी हमारे पास क्या होगी, इनवर्ड हो जाएगी, है ना, इनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और जब मुझे इसे खोलना होगा तो मैं क्या करूंगा, स्क्रू ड्राइवर को पकड़ के इस तरीके से, अंगूठा मेरे बाहर की तरफ होगा, अब अंगूठा बाहर होगा, अब मैं इसको रोटेट करूंगा इस तरीके से, ठीक है। तो जब मैं इसको रोटेट करूंगा किस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। जब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास अभी जो पेंच है वो बाहर की तरफ आएगा, तो हमारा थंब है क्या, आउटवर्ड हो गया, यानी टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, हमारे पास आउटवर्ड हो जाएगी। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए हमारा जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, आउटवर्ड, और क्लॉकवाइज के लिए हमारे पास क्या होता है, टॉर्क हमारा होता है इनवर्ड। टॉर्क हमेशा फोर्स और डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो प्लेन होता है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर होता है। यानी अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म की बात करूं, वेक्टर फॉर्म में हमारे पास देखो एक प्लेन लेते हैं हम लोग, ये हमारे पास क्या है, 3 एक्सिस हो गई, एक्स वाई एंड जेड। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये एक्स जेड प्लेन है, इस एक्स जेड प्लेन में हमारे पास क्या है, कोई अगर मान लेते हैं हमारे पास ये हमारे पास आर वेक्टर हो गया, ये हमारे पास क्या होता है, मान लो ये फोर्स वेक्टर हो गया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो ये जो वेक्टर होगा ये हमारे पास क्या होगा, टॉर्क होगा, ठीक है। हमारे पास जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा। टॉर्क की जो डायरेक्शन होती है हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। अब टॉर्क की डायरेक्शन को हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो टॉर्क हमारा किस तरीके से आर पे, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे और फोर्स पे डिपेंड करता है। तो इसको समझने के लिए हम कुछ 2-3 डायग्राम लेते हैं। लेट करते हैं हमारे पास कोई ये ए बी है, ए बी हमारे पास क्या एक लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है, आर डिस्टेंस है, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या, इस रॉड की डायरेक्शन में मैंने एक फोर्स लगाया, ओके, इस रॉड के हमने यहाँ पे डायरेक्शन में, तो हमारे पास यहाँ पे देखो आर है और एफ, इनके बीच में जो हमारा एंगल हमारा हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन हमारे पास क्या है, ए की तरफ, ठीक है। अब मैं इसके पैरेलल फोर्स लगा रहा हूँ, पैरेलल फोर्स लगा रहा हूँ पैरेलली, तो हमारे यहाँ पे टॉर्क क्या होगा, टॉर्क होगा हमारा आर एफ साइन 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, साइन 0 0, तो टॉर्क नहीं लगेगा। यानी कि अब अगर आप इस रॉड की ही डायरेक्शन को आप फोर्स लगाओगे तो उसमें रोटेशन कैसे हो सकता है, रोटेशन हमारा यहाँ पे नहीं होगा, सिंपली फोर्स लगेगा इस केस में, ठीक है। बट अगर आप किसी रॉड के परपेंडिकुलर, अब देखो मैंने यहाँ पे जो फोर्स लगाया इस तरीके से, ये 90 डिग्री पे मैंने यहाँ पे लगाया, ये बस क्या आर है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर, या हम इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास अगर फोर्स 90 डिग्री पे है तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 होता है 1, यानी हमारा यहाँ पे जो टॉर्क होगा वो टॉर्क क्या होगा हमारे पे, मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू बस क्या होगी, बस मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू होगी, ठीक है। ये हो गया सेकंड डायग्राम। थर्ड डायग्राम लोग देख लेते हैं। अगर हम फोर्स को एक एंगल पे लगाए, तो फोर्स को मैंने एक एंगल पे लगाया, ठीक है, इस तरीके से 90 डिग्री पे पहले था, अब हमारे पास यहाँ पे एक एंगल है, ओके। ये जो हमारे पास जो एंगल है हमारे पास, बात करते हैं तो ये है थीटा, आपको निकल रहा है ये एंगल कितना है, अननोन एंगल भी हमारे पास है, ठीक है, एंगल हमारे पास कितना थीटा है। तो अब इस फोर्स के लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या होगा, ये तो डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं हुआ ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, हम इसी को पीछे की ओर बढ़ाते हैं थोड़ा सा, और ये हमने यहाँ पे 90 डिग्री पे एक हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब देखो क्योंकि हमारे पास ये आर है, ठीक है, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, तो ये क्या हो जाएगा आर साइन थीटा, है ना, और ये क्या होगा आपका आर कॉस थीटा। तो अब इस फोर्स के लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, आर साइन थीटा।
यानी कि टॉर्क होगा हमारे पास, आपने पढ़ा ना आर एफ साइन थीटा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है एफ और आर साइन थीटा, ठीक है, ओके। और यहाँ पे जो रोटेशन हमारे पास होगा, रोटेशन किस तरीके से होगा हमारे पास, फोर्स आपका ये किस तरीके से जाएगा हमारे पास, ये जाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज ना, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज जब हम चीजों को रोटेट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, देखो ये तो हमारा क्लॉकवाइज राइट हैंड स्क्रू, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल आपका हो गया, स्क्रू रूल या थंब रूल, दोनों केस में क्या है, आप जब इसे क्लॉकवाइज रोटेट करते हो अंगूठा आपका इनवर्ट होता है, ठीक है। जब आप एंटी क्लॉकवाइज करते हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो अंगूठा आपका आउटसाइड होता है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज की हम बात कर रहे हैं, तो हमारा टॉर्क जो होगा वो टॉर्क कहाँ होगा वापस, परपेंडिकुलर, ठीक है, आउटवर्ड, टॉर्क कहाँ होगा वापस, आउटवर्ड होगा, सॉरी। और हमारे पास यहाँ पे जो टॉर्क होगा वो होगा हमारा पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज केस में आपका जो टॉर्क होता है आउटवर्ड होता है, तुमसे पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज केस में इनवर्ड होता है, तो हम टॉर्क को नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। इस केस में हमारा डायरेक्शन क्या होगा, इस केस में देखो, इस केस में क्या होगा, इस तरीके से, ओके। अगर फोर्स इधर लगाया होता तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता, ये भी हमारा होगा क्या, एंटी क्लॉकवाइज। फोर्स अगर इधर होता तो हमारा क्या होता है, क्लॉकवाइज, ओके। इसमें क्या है, एक और डायग्राम थोड़ा सा लेते हैं हम लोग। अब की बार हमने यहाँ पे क्या किया, ये हमारे पास ए बी है, आर, ओके। अब जो आपने फोर्स लगाया इस तरफ, ये फोर्स लगाया, ठीक है। तो अब हमारे पास इस केस में क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमारी होगी वो इधर हो जाएगी, है ना। तो ये क्या होगा, आर कॉस थीटा, और ये होगा क्या होगा, आर साइन थीटा। तो इस केस में टॉर्क क्या होगा हमारे पास, इस केस में टॉर्क क्या होगा हमारे पास, एफ और आर साइन थीटा, ओके। तो इस केस में जो रोटेशन हमारे पास होगा वो किस तरीके से होगा, क्लॉकवाइज। इस केस में जो रोटेशन होगा हमारा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज में जो डायरेक्शन होती है हमारी क्या होती है, इनवर्ड होती है। तो इनवर्ड के लिए हम यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, यहाँ पे नेगेटिव, टॉर्क की हमने वैल्यू लिखी नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो गया टॉर्क की वजह से रोटेशन क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, वो हमारा कंसेप्ट हो गया। यहाँ पे जैसे आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कंपोनेंट लिया है, वैसे हम फोर्स का भी ले सकते हैं ना। फोर्स का किस तरीके से, देखो अभी यहाँ पे हमने अभी ये आर पोजीशन वेक्टर कंपोनेंट बनाया हम लोगों ने यहाँ पे। अभी मैं फोर्स की बात करता हूँ। तो अभी हमने यहाँ पे जो फोर्स लगाया है वो थीटा है, तो ये कंपोनेंट क्या होगा हमारे पास, एफ कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर पे क्या होगा हमारा, एफ साइन थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम टॉर्क, ये हमारा आर हो गया, तो यहाँ पे हम टॉर्क को एफ साइन थीटा लिख सकते हैं ना। यहाँ पे हम क्या है, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट फोर्स का भी लेके चल सकते हैं, ओके। तो पोजीशन वेक्टर और फोर्स दोनों कंपोनेंट्स आप सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर हो गया। तो टॉर्क के बारे में ये हमारे पास हो गया, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क की वजह से क्या होता है भाई, टॉर्क की वजह से कोई बॉडी हमारे पास क्या होता है, रोटेशन में आती है। टॉर्क की वजह से जो सेंटर ऑफ मास है हमारे पास वो क्या होता है, सेंटर ऑफ मास हमारे पास मोशन में नहीं होता, रेस्ट होता है। और जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स होता है उस बॉडी को रोटेट करता है, उस एक्सिस को सेंटर ऑफ मास को रोटेट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, टॉर्क की वजह से। अब इसके अलावा हम लोग यहाँ पे क्या है, टॉर्क में और कुछ बचा नहीं, वैसे कुछ और बेसिक हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है लाइफ के, उनको थोड़ा हम देख लेते हैं। जैसे क्या कि कोई हमारे पास कोई टाइट नट है, नट हमारा जाम हो गया है, बाइक रिपेयर या कोई अपने कार रिपेयर कराने के लिए गए हो, तो नट जो होते हैं वो टाइट हो जाते हैं, पानी वानी पड़ता है, जंग खा जाता है, ठीक है। तो हमारे पास कोई एक नट है जो बहुत टाइट फिट हो गया है, तो इसको ओपन करने के लिए जो मैकेनिक होते हैं वो क्या यूज करते हैं, रिंच यूज करते हैं ना, रिंच करते हैं ना, चाबी या पाना, है ना। तो ये जो पाने का इस्तेमाल जो करता है इसको ओपन करने के लिए, तो जनरली जब वो ज़्यादा टाइट होता है, जब ज़्यादा हार्ड हो गया तो ये ओपन नहीं हो पाता, या तो उसमें ऑयल डालते हैं तब भी नहीं ओपन हो पाता। करता क्या हो, मैकेनिक करता क्या है, एक सिलेंड्रिकल पाइप लेके आता है, उस पाइप को इसमें क्या करता है, ठीक है, पाइप को इस तरीके से लगाता है और यहाँ पे फोर्स लगाता है, या यहाँ पे वो खड़ा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे खड़ा हो जाता है, वो नट हमारा क्या होता है, ट्रक का जो नट होता है या फिर कोई व्हीकल जो नट है, वो नट हमारा ढीला हो जाता है। उसने किया क्या, सिंपली उसने फिजिक्स लगाई, फिजिक्स क्या लगाया उसने रिंच की जो लेंथ है, ठीक है, इस लेंथ को इंक्रीज कर दिया। तो देखो सिंपली हमारे पास क्या है, टॉर्क इक्वल टू क्या, आर एफ साइन थीटा, ठीक है, और वो इस पे खड़ा होता है।
तो फोर्स हमारे पास वो क्या है, मैक्सिमम लेने के लिए फोर्स को अपने 90 डिग्री एंगल पे लेके चलता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, आर एफ साइन 90 डिग्री। अब ये आर जितना ज्यादा होगा टॉर्क भी क्या होगा, उतना हमारे पास ज्यादा होगा। ठीक है, चलो बात करो टॉर्क। अगर टॉर्क आपका क्या है, एक फिक्स रोटेशन की बात, चलो टॉर्क हमारे पास कांस्टेंट है अगर हमारे पास है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है फोर्स जो है उस डिस्टेंस के इनवर्सली हो गया। जो आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो उस डिस्टेंस के इनवर्सली है। ये जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही कम फोर्स लगाना पड़ेगा उसे ओपन करने के लिए। ठीक है, डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से फोर्स कम लगाना पड़ेगा और रोटेशन आपको उतना ही करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रिंच विद लॉन्ग आर, रिंच विद लॉन्ग आर यूज्ड टू अनस्क्रू अ टाइट फिटेड नट। किसी भी टाइट नट को अनस्क्रू करने में इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो टॉर्क में यही सब चीजें हैं हमारे पास। बस एक क्या, एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं इस पे हम लोग, टॉर्क के न्यूमेरिकल किस तरीके से हम सोल्व करते हैं। ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल हमारे पास है। फाइंड द टॉर्क ऑफ अ फोर्स 7i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप न्यूटन अबाउट द ओरिजिन। किसी ओरिजिन को लॉन्ग निकालना है आपको टॉर्क। द फोर्स एक्ट ऑन द पार्टिकल whose position vector is minus i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप मीटर। तो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो गिवन है, गिवन क्या है, सबसे पहले आपको गिवन है फोर्स। तो फोर्स हमारे पास है 7i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 5k कैप। ओके, तो ये तो हमें गिवन यहाँ पे फोर्स न्यूटन। ओके, और डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है, पहली पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या है, i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप मीटर। टॉर्क आपको निकालना है बच्चे। तो टॉर्क के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वो है r क्रॉस f। f क्रॉस r मत कर देना, ठीक है, r क्रॉस f। अगर आपने f क्रॉस r कर दिया तो आपकी जो डायरेक्शन है हमारी चेंज रहेगी। ठीक है, डायरेक्शन आपको गलत आएगा। ओके, मैग्नीट्यूड सेम आएगा, वैल्यू से मैग्नीट्यूड सेम आएगा, बट डायरेक्शन क्या आपकी आएगी, आपकी थोड़ी सी अलग आने वाली है। तो देखिए सॉल्व कैसे करते हैं बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट जानते हैं आप लोग। सिंपली हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, क्रॉस प्रोडक्ट को i कैप j कैप और k कैप पुट कर लेते हैं। r की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1 और 1 है ना, i कंपोनेंट, j कंपोनेंट और k कंपोनेंट। वैसे फोर्स के लिए कंपोनेंट क्या है हमारा, 7 3 और माइनस का 5। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, या तो आप फॉर्मूला याद करो या फिर सिंपल एक स्टेप जो मैं बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करो। ठीक है, क्या कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आपने इसको कवर कर लिया। ठीक है, अब इसे कवर करने के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ ये 4 नंबर दिखाई दे रहे हैं, ये और ये। इस तरीके से हम कर लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, i के लिए तो 5 × 5 माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का 3 × 3, ये होगी i के लिए वैल्यू। ठीक है, हमने आगे के लिए किया। इसी तरीके से क्या है, अब क्या है j के लिए देखते हैं। तो j वाली लाइन मिड की लाइन और कवर कर लो आप, तो आपको क्या दिखेगा, 1 और 5 और 7 और 1। ठीक है ना, आप इसे कवर कर लो इस तरीके से। तो 1 और 5 सेकंड ब्रैकेट माइनस की होगी, 1 × 5 यानी 5 × 5 हो गया हमारे पास, और 7 × 7 और ये हो गया हमारे पास j कैप। ठीक है, अब ऐसे k कैप हमारा प्लस का ब्रैकेट होगा। k कैप के लिए क्या हम करेंगे, इस k की लाइन कवर कर लेंगे। तो कवर करने के बाद आपको क्या दिखाई देगा, ये और ये। इस तरीके से आप सिंपली वैल्यू पुट कर सकते हैं। मिड वाली ब्रैकेट आपकी माइनस दे देगी, तो ये हो जाएगा 3 × 3 माइनस का 7 × 7 और माइनस है ना, तो ये हो जाएगा प्लस का 7 और k कैप। ओके, तो यहाँ से आपका जो टॉर्क मिला आपको वो मिला कितना, 2i कैप माइनस 2, तो ये प्लस का 2 हो गया, 2j कैप और ये हो गया हमारे पास 10 k कैप न्यूटन मीटर। ओके, तो टॉर्क हमारे पास कैलकुलेट होगा कितना, इस तरीके से आप टॉर्क निकालते हैं। ओके, इस टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी थर्ड एक्सिस जो आपकी थर्ड डायमेंशन होगी हमारे टॉर्क के लिए होगा। यानी अगर आपका फोर्स x के लॉन्ग है, r आपका y के लॉन्ग है, तो आपका जो टॉर्क होगा वो z के लॉन्ग होगा। ठीक है, थर्ड एक्सिस परपेंडिकुलर होगा इनके हमेशा। ओके, टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर। ओके, इसका जो डायमेंशन होता है, टॉर्क का जो डायमेंशन है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। इसका डायमेंशन क्या होता है हमारे पास, दो न्यूटन होता है mlt माइनस 2, और मीटर का एक और लेंथ था, एक और आ गया, तो आपका ml2t माइनस 2। ये जो डायमेंशन है हमारे पास, ये डायमेंशन एनर्जी का भी तो होता है।
ये डायमेंशन आपका क्या है, एनर्जी का भी होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि टॉर्क का यूनिट भी क्या है, जूल, है ना। ये जो डायमेंशन हमारे पास होता है वो वर्क या फिर एनर्जी आप उसे कह सकते हो, ठीक है। तो टॉर्क का डायमेंशन वर्क और एनर्जी के डायमेंशन से मैच करता है, बट इसकी जो यूनिट हमारे पास है वो अलग है, ठीक है। टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, और एनर्जी और वर्क और हीट के लिए हमारे पास क्या है, हम सिंपली यूज करते हैं क्या, जूल यूज करते हैं। स्पेसिफिक यूनिट गिवन है, ऐसा यूनिट क्या हमारे पास होता है, जूल होता है, ठीक है। अगर बात करें तो वर्क, क्योंकि देखो टॉर्क है, टॉर्क एक तरीके का फोर्स ही होता है। जब आप किसी बॉडी फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे थोड़ा डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क भी होगा। तो वो वर्क जो निकालना होता है हमारे पास, वर्क डन की आप बात करेंगे यहाँ पे, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, टॉर्क के थ्रू। जैसे आपने पढ़ा था फोर्स, है ना, काइनेमेटिक्स में एक ट्रांसलेटरी मोशन की हम बात करें तो वर्क इक्वल टू क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट जब फोर्स हमारा रोटेशन में टॉर्क की फॉर्म में आ जाए तो वर्क हमारा होता है फोर्स की जगह टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम कहते हैं थीटा। तो टॉर्क इनटू थीटा, इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, वर्क निकाल देते हैं। ओके, तो टॉर्क में इतना ही। बाकी टॉर्क से और भी रिलेशन हमारे पास है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम के साथ, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।